नमस्कार विद्यार्थियों। हमने भूगोल विषय के अंतर्गत कुछ परिचय देखा था जिसको अपन ने लिखा नहीं था। हालांकि थोड़ा अपन ने एक बेसिक जानकारी एक विषय के रूप में जितनी सब्जेक्ट की होनी चाहिए वो थोड़ी बहुत प्राप्त की थी। आगे उसको कंटिन्यू करेंगे आज। और कल भी मैंने बता दिया था कि अब से भूगोल और राजनीति विज्ञान की क्लासेज हैं वो लगातार रहेंगी। इतिहास की क्लास को अरेंज करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने कल देखा था, एक बार उसको दोबारा से देखना। अपन ने देखा भूगोल, भूगोल शब्द अपन ने देखा था कि जोग्राफिया शब्द से आया। लैटिन भाषा के। ठीक है, फिर अपन ने एक परिभाषा देखी थी जिसमें था कि पृथ्वी तल तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध तथा मनुष्य के, तो ये दो शाखाएं हो गई, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, एक मानव भूगोल। ठीक है, तो इनके दोनों के पारस्परिक संबंधों से जिस जिस विषय का अध्ययन होता है वो होता है भूगोल। उसके बाद अपन ने देखा था कि पहला शब्द आया पृथ्वी। तो पृथ्वी से पहले अपन ने जाना कि एक ब्रह्मांड था। क्या था? ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड की उम्र अपन ने देखी थी कि वो 14 अरब वर्ष पहले उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मांड के अंतर्गत अपन ने देखा है कि एक सौरमंडल है। सौरमंडल की जो उत्पत्ति मानी गई है वो 10 अरब वर्ष पहले मानी गई। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि उसमें एक आकाश गंगा है सौरमंडल में, वो है दुग्ध मेखला। और इस दुग्ध मेखला आकाश गंगा के अंतर्गत क्या है? हमारी पृथ्वी, जिसकी उत्पत्ति मानी गई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक बात, ये बात अपन ने कल की कक्षा में देख ली थी। इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे। आगे अपन ने देखा था कि पृथ्वी आ गई, इसकी उत्पत्ति आ गई, फिर पृथ्वी की आकृति। आकृति में अपन ने देखा कि कोपर्निकस ने कैसी बताई थी? गेंद के समान। ठीक है, न्यूटन ने बताई थी नारंगी के समान, और जॉन हर्शेल ने बताई थी जियोड। कैसी बताई? जियोड, अर्थात वर्ताकार। इतनी बात हो गई थी। फिर लास्ट जो एक आज के रूप में जो आज के दिन जो प्रचलित शब्द है भूगोल के लिए, वो अपन ने देखा था कि लघुवक्ष गोलाब के समान। लघुवक्ष गोलाब के समान। ठीक बात, यहाँ तक अपनी बात हो गई। फिर अपन ने, ये हो गई पृथ्वी की आकृति। इसके बाद अपन ने देखा था पृथ्वी की गतियां। तो कितनी तरह की गतियां अपन ने पढ़ी थी पृथ्वी में? 2 तरह की गतियां पढ़ी थी। गतियों से पहले अपन ने देखा था कि पृथ्वी का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का, मान लो ये पृथ्वी, तो अपन ने 2 तरह के व्यास देखे थे। जो भूमध्य रेखीय व्यास था वो था 12,756 किलोमीटर। उसके बाद अपन ने जो ध्रुवीय व्यास देखा था वो देखा था 12,713 किलोमीटर। ठीक है, अपन ने परिधि देखी थी 40,077 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल देखा था वो देखा था 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सारे आंकड़े अपन ने कल की कक्षा में देख ली। रिवीजन के तौर पे देख लेना, या फिर अभी मैं लिखा भी दूंगा आपको। कल की कक्षा लिखाई नहीं गई थी, आपको लिखा दूंगा।
अब अपन आगे देखा था पृथ्वी की गतियां। कितनी तरह की गतियां कर रही आपने पढ़ी थी? 2 तरह की गतियां। पहली थी परिभ्रमण, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? घूर्णन या दैनिक गति। घूर्णन या दैनिक गति। ठीक है, मान लो सौरमंडल का ये एक तारा है सूर्य। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। कल अपन ने देखा था ये इसका ये अक्ष है और ये इसकी क्या है? कक्षा है। ठीक है, इतनी बात अपन ने कल देखी थी। अब पृथ्वी है क्या कर रही है? एक गति का नाम है घूर्णन कर रही है। घूर्णन कहाँ कर रही है? अपने अक्ष पे कर रही है। अक्ष पे जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो क्या है? ऐसे करेगी पृथ्वी। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है जहाँ वर्तमान में अब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ क्या होगा? दिन। ठीक है, एक बार इसको नॉर्मली देखना है, जबकि पृथ्वी का जो वास्तविक मापदंड है वो तो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो वास्तविक जो स्थिति होगी वो तो यहाँ तक होगी। ठीक है, इससे आगे सूर्य की किरणें दिन के समय नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो अंतिम जो छोर होगा यहाँ तक होगा। ठीक है, अब इस अक्ष के सहारे पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। घूर्णन के साथ 2 घटनाएं प्रभावित हो रही थी, वो थी दिन रात का बनना और मौसम का परिवर्तन। क्या था? दिन रात का बनना और मौसम परिवर्तन। दिन रात का बनना। ठीक है, सीधी सी बात है, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं वहां क्या होगा? दिन होगा, और जहां नहीं पहुंच रही वो भाग क्या कहलाएगा? रात कहलाएगा। अब घूर्णन करते हुए जब ये भाग क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा, तो इस वाले भाग में दिन हो जाएगा और इस वाले भाग में रात हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहली घटना। दूसरी घटना है मौसम का परिवर्तन। इस शब्द को पकड़ के रखना एक बार, मौसम। मौसम का परिवर्तन आगे अपन इसको समझेंगे। ठीक बात, ये अपन ने कल देख लिया था। दूसरी जो पृथ्वी की गति है वो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। ठीक है, इस गति से प्रभावित होने वाली जो घटनाएं हैं वो इस प्रकार होंगी। वर्ष का बनना। वर्ष का बनना। ठीक है, दूसरा ऋतु का परिवर्तन। तीसरा दिन रात की अवधि का परिवर्तन। ठीक बात, अब देखो परिक्रमण और पहले अपन ने देखा था परिभ्रमण। पहला क्या है? वर्ष का बनना, यानी कि पृथ्वी को
एक पूरी परिक्रमण में कितना समय लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, 3 माह बाद पृथ्वी कहाँ होगी? यहाँ होगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है? सूर्य। फिर इसके बाद पृथ्वी कहाँ होगी? यहाँ होगी। फिर इसके बाद यहाँ होगी। ये क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जहां अपन ने ये इस डायग्राम में देखा था। अब पृथ्वी वर्ष का बनना मतलब पूरी परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगता है? 1 वर्ष। तो वर्ष का बनना किससे प्रभावित है? परिक्रमण से। जबकि दिन रात का बनना किससे प्रभावित होगा? परिभ्रमण से। शब्द याद है यहाँ, परिक्रमण और परिभ्रमण। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्ष का बनना किससे प्रभावित होगा, दिन रात का बनना किससे प्रभावित होगा, और दिन रात की अवधि का परिवर्तन। दो शब्द है, दिन रात का बनना और दिन रात का अवधि का परिवर्तन। ये अवधि का परिवर्तन और ऋतु प्रभावित होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है, और अपनी कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। ठीक बात। ये दोनों चीजें भी पूछी हुई है, और इन सारी चीजों को अपन ने कल की कक्षा में देख लिया था। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब एक शब्द आया था मौसम का परिवर्तन। तो मौसम शब्द कहाँ से आया? देखो, अरबी भाषा का शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और मौसम होता है छोटे क्षेत्र की लघु अवधि की घटनाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। यानी कि अपन ऐसे बोलेंगे कि आज का मौसम खराब है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आज जलवायु खराब है। ठीक है, दो शब्द आएंगे मौसम के साथ, तब आप तुलनात्मक रूप से समझ पाओगे कि एक शब्द है मौसम, दूसरा शब्द है जलवायु। ठीक है, मौसम के लिए लघु क्षेत्र और सीमित समय की घटना, जबकि जलवायु के लिए वृहत क्षेत्र और लंबे समय बाद की घटना। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? क्षेत्र का अंतर है और समय का अंतर है। भारत में जो समय की जलवायु के जो समय का निर्धारण की बात की गई है वो 35 से 50 वर्ष की गई है। यानी कि इन 50 वर्षों के सामरिक आंकड़ों के अध्ययन के बाद जलवायु के डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दो अंतर हो गए मौसम और जलवायु में। अभी अपन ने बात की कि दिन रात का बनना सूर्य से प्रभावित था, दिन रात की अवधि सूर्य से प्रभावित थी, ऋतु परिवर्तन सूर्य से प्रभावित थे, गतियां सूर्य से प्रभावित। तो अपने जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य। और ये जिन जिन घटनाओं को प्रभावित करता है वो है दिन रात का बनना, वर्ष का बनना, अवधि परिवर्तन, दिन रात की अवधि परिवर्तन और ऋतुओं का बनना। ठीक है, इतनी बात हो गई थी अपनी कल तक। अब अपन पढ़ते हैं पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं जिनसे अपन स्थिति तथा समय का निर्धारण करते हैं। तो जो आज का टॉपिक होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर। आज का जो टॉपिक है वो है अक्षांश और दूसरा
देशांतर। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी अक्षांश और देशांतर की, और क्या वास्तविक रूप से इस तरह की रेखाएं पृथ्वी पर खींची हुई है? तो दोनों जो क्वेश्चन है, तो आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि अपने को स्थिति, मतलब कहाँ अपन खड़े हैं, कहाँ अपनी लोकेशन है, उसके निर्धारण के लिए आवश्यकता पड़ती है अक्षांश और देशांतर की। और एक है समय के निर्धारण के लिए, मतलब समय का जो निर्धारण है वो किससे होगा? अक्षांश रेखाओं के द्वारा होगा। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं क्या वास्तविक रूप से पृथ्वी पर खींची हुई है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको अपन मानकर स्थिति व समय का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा के निर्धारण के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने अक्षांश का निर्धारण किया। तो अपन ने माना कि ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी पर जिस स्थान पे पड़ा उसको अपन ने सबसे पहले क्या माना? नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके जो विपरीत स्थिति थी उसको क्या मान लिया? साउथ पोल। इस आधार पे पृथ्वी को क्या हुआ? दिशाओं का अपने को ज्ञान हुआ और अपन ने एक अक्षांश रेखा का निर्धारण कर लिया। अब अक्षांश रेखाओं की जो परिभाषा होगी कि पृथ्वी तल पर उसके अक्ष के सहारे कक्षा पर बनने वाले समान कोण क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। दोबारा से सुनना, पृथ्वी तल पर उसके अक्ष के सहारे कक्षा पर अक्ष के सहारे बनने वाले समान कोण क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। टोटल कितनी है? 90 तो नॉर्थ में है, 90 क्या है? साउथ में। कितनी हो गई? और एक सेंटर में 191। ठीक बात, ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हैं भूमध्य रेखा के समांतर। इसे क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक है, क्योंकि इसके नॉर्थ में भी बराबर है और साउथ में भी बराबर है। ये दोनों साइड अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 90 और 90। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 90 + 90 + 1 बराबर 181। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब पृथ्वी क्या है? कैसी है पृथ्वी? कोपर्निकस के अनुसार गेंद के समान या लघुवक्ष गोलाब के समान? तो उपयुक्त नाम था वो क्या था? लघुवक्ष गोलाब के समान। एक बार फिर से देखना, इसकी परिभाषा होगी पृथ्वी के कक्षा तल पर अक्ष के सहारे बनने वाले समान कोण क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे। ठीक बात, तो इसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि ध्रुवीय तारे का प्रकाश जिस स्थान पे सबसे पहले गिरा वो क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। और यह उत्तरी ध्रुव के आधार पर पृथ्वी की समस्त भौगोलिक गणनाओं का निर्धारण किया गया। इसके बाद अक्षांश में एक बात और जो अपन ने छोड़ दी है वो है कि दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है, बीच में जो स्थान है, उसको क्या बोला जाता है? कटिबंध बोला जाता है। और इन दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वो है 111.13 किलोमीटर। ठीक बात, क्या बोला जाता है?
कटिबंध बोला जाता है। अब मैंने पहले एक बात बताई थी कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मुख्य कार्य है वो स्थिति निर्धारण तथा समय का निर्धारण होता है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका एक अन्य कार्य है कि ताप कटिबंध का निर्धारण, ताप कटिबंध का निर्धारण। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। ठीक है, ये होगी अक्षांश रेखाएं। अब इसके बाद कितने कितने समय बाद ये अक्षांश रेखाएं किस तरह से ऋतुओं को प्रभावित करती हैं तो अपन देखेंगे। नेक्स्ट वाली कक्षा में अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 दिसंबर, इन सब और 23 मार्च, 21 सितंबर, 23 दिसंबर, इन सबको किन किन स्थानों पर अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं तथा सूर्य के अनुसार कौन कौन से कटिबंध का निर्धारण करती हैं, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, और इस क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।